स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के इस दूसरे लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज किसे कहा जाता है, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्लास 12th का जो सिलेबस है उसके बेसिस पर हमने देखा था कि एम्प्टी रिलेशन किसे कहा जाता है और यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहा जाता है। एम्प्टी रिलेशन हम ऐसे रिलेशन को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। ठीक है, जैसा कि कल हमने एक एग्जांपल देखा था, उसमें यह था कि एक बॉयज़ स्कूल के स्टूडेंट्स थे और उनके बीच में अगर हम रिलेशन बनाएं कि A इज़ सिस्टर ऑफ B, तो बॉयज़ स्कूल में सारे स्टूडेंट्स बॉय हैं और उनके बीच में कोई भी एक दूसरे की सिस्टर नहीं हो सकती, तो उस केस में जो रिलेशन होगा दैट विल बी एन एम्प्टी रिलेशन। सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में हमने ऐसा पढ़ा था कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे के सारे होना चाहिए, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर कोई रिलेशन R जिन दो सेट्स के बीच में बन रहा है, जनरली हम यहाँ जो यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन की बात करते हैं वो एक सेट पर बात करते हैं। इसका मतलब अगर वो रिलेशन A क्रॉस A के बराबर है तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। और इसके लिए हमने एग्जांपल देखा था कि अगर बॉयज़ स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो हाइट का डिफरेंस है अगर वो 3 मीटर से कम है तो वो उस पर्टिकुलर रिलेशन के पार्ट होंगे। तो ऐसा जो रिलेशन बनेगा उसमें तो सारे के सारे स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि ऐसे कोई दो स्टूडेंट्स एक नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं होंगे जिनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से ज़्यादा हो, और इसलिए वो सारे स्टूडेंट्स इस रिलेशन में आएंगे और इसलिए इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। तो आई होप ये बातें तो हम ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और उनमें कोई आपको डाउट भी नहीं रहा होगा। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये तीनों ही रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो जनरली इन्हीं तीन टाइप से बनता है। तो आइए हम इन्हें देखते हैं कि क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। अगर इनकी बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है अ रिलेशन R इन सेट A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। मैथ्स में लिखना बहुत आसान है लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल होगा, तो हम एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं और फिर उसे डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? अ रिलेशन R इन सेट A। अभी अ रिलेशन R इन सेट A का मतलब क्या होगा, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक रिलेशन R है जो सेट A पर लग रहा है। अब सिंगल एक सेट पर रिलेशन लग रहा है, इसका मतलब ये तय है कि वो जो सेट रिलेशन है वो सेट A से सेट A पर ही लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो रिलेशन R सबसेट होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। क्लियर हुई ये बात? इसके बाद अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव पर। तो कोई रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ A, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। मतलब सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसे कि स्मॉल a से डिनोट किया गया है, तो सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उस हर एलिमेंट के लिए एक A, पैटर्न का ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में होना ही चाहिए। A, का मतलब क्या है कि उस एलिमेंट की खुद से मैपिंग होना ही चाहिए। ये कहने का मतलब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो इसे हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सेट A है 1, 2, 3, 4। तो हमारा जो रिलेशन होगा वो होगा A क्रॉस A पर। तो हमने कुछ 3 एग्जांपल लिए हैं रिलेशंस के, और अब हमें इनमें चेक करना है कि वो रिलेशंस जो हैं वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उस हर एलिमेंट की खुद से मैपिंग होना ही चाहिए। ये कहना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो हम देखते हैं कि जो एग्जांपल्स हैं उनमें ऐसा हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। तो इन चारों एलिमेंट की खुद से मैपिंग होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो पहले रिलेशन में हम चेक करते हैं
1 की 1 से मैपिंग है, ओके, 2 की 2 से है, वेरी गुड, 3 की 3 से भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ एक एलिमेंट जो 4 है उसकी मैपिंग खुद से नहीं हो पा रही है, और जब 4 की मैपिंग 4 से यहाँ नहीं होगी तो हमारी जो कंडीशन है कि एवरी ए, मतलब ए सेट के हर एलिमेंट की मैपिंग खुद से होना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? सेकेंड रिलेशन की बात करते हैं। 1,1 मतलब 1 की 1 से मैपिंग है, 2,2 भी अवेलेबल है, 3,3 अवेलेबल है, 4,4 भी अवेलेबल है। तो यहाँ हर एलिमेंट की खुद से मैपिंग हो पा रही है, इसलिए इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1,1 अवेलेबल है, वेरी गुड, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है। इसका मतलब हर एलिमेंट की एक खुद से इमेज जरूर बन रही है। अच्छा, इसके अलावा 1,2 भी है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हर एलिमेंट की खुद से मैपिंग होना चाहिए, बस ये हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हर एलिमेंट की खुद से मैपिंग हो रही है, उसके अलावा कुछ और ऑर्डर्ड पेयर्स भी हैं, बट उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में ये जो थर्ड रिलेशन है ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो आई होप कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहा जाएगा, इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर अब हो गए होंगे। क्लियर? चलिए अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कहती है कि किसी एक आर रिलेशन को हम सिमेट्रिक तब कहेंगे इफ A1, A2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज A2, A1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब अगर A1, A2 है तो उस रिलेशन में A2, A1 भी होना चाहिए। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसा मिल जाता है जिसका अपोजिट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। वही हमने एक ए सेट लिया है 1, 2, 3, 4, उसमें कुछ अलग अलग रिलेशंस हमने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो रिलेशंस हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2। अभी अगर 1, 2 एक ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल है तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए। 1, 2 का अपोजिट क्या होगा? 2, 1। तो लेट्स सी 2, 1 है क्या? तो हाँ है, वेरी गुड। अब 1, 2 है तो 2, 1 भी है, तो एक दूसरे के अपोजिट अवेलेबल है, इनका काम खत्म हुआ। उसके बाद आगे हम बढ़े तो एक हमें मिल रहा है 3, 1। 3, 1 है, लेकिन 3, 1 का अपोजिट 1, 3 होना चाहिए, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो 3, 1 अगर अवेलेबल है लेकिन 1, 3 नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। आपको हर ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट भी अवेलेबल होना चाहिए, ये मस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। 1, 2 है, 2, 1 है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। चलिए अगला देखते हैं। 2, 3 है तो इसका अपोजिट 3, 2 होना चाहिए, वो नहीं है, तो यहीं पर काम खत्म हो जाएगा। आगे अब हम नहीं बढ़ेंगे। दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। 1, 1 है तो 1, 1 का अपोजिट कौन होगा? 1, 1। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 1, 1 है वही उसका खुद अपोजिट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रही है। वेरी गुड। 2, 2 में भी वही होने वाला है, इसमें भी यही सेम 2, 2 का अपोजिट 2, 2 होगा। नेक्स्ट 3, 3 सेम अपोजिट है अवेलेबल। 4, 4 का अपोजिट भी अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। 1, 4 इसका अपोजिट होगा 4, 1। तो 1, 4 का अपोजिट है 4, 1, वो भी अवेलेबल है। इसका मतलब अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हर ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट यहाँ अवेलेबल है, इसलिए दिस रिलेशन विल बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत सिंपल है सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए कहीं ना कहीं। ओके, तो 3, 1 अवेलेबल है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज 2, 3। तो 2, 3 का अपोजिट 3, 2 होना चाहिए, तो हम ढूंढेंगे, हमें मिल जाएगा 3, 2, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 4, 1 है तो उसका अपोजिट 1, 4 होना चाहिए, तो 1, 4 भी अवेलेबल है।
तो आप यहाँ पाएंगे कि हर ऑर्डर्ड पेयर का एक अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल है, दैट इज वाई दिस रिलेशन इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं ये आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आपका कोई डाउट बचा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो इसको आप ध्यान से डेफिनेशन को समझिए, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन कहती है कि एक रिलेशन ट्रांजिटिव होगा इफ A1, A2 बिलोंग्स टू R एंड A2, A3 बिलोंग्स टू R, कि अगर A1, A2 एंड A2, A3 ये R रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं इम्प्लाइज दैट A1, A3 बिलोंग्स टू R। मतलब A1, A2 और A2, A3 अगर ये हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो A1, A3 भी हमारे रिलेशन में होना ही चाहिए। ठीक है, बात को एक बार और ध्यान से सुनिए। ये A1, A2, A3 की जगह में थोड़ा सा इसे बदल के लिख लेता हूँ कि अगर A, B हमारे रिलेशन में है और B, C हमारे रिलेशन में है तो A, C भी हमारे रिलेशन में होना ही चाहिए। ये इस ट्रांजिटिव रिलेशन का कहना है। ठीक है, क्या है कि A, B है, तो अब यहाँ पहले ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उससे शुरू होने वाला अगर एक और कोई ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल है तो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए जिसमें पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट सेट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड सेट हो, मतलब AC वाला ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। लेकिन इस बात को आप ध्यान से सुनिए, अगर ये दोनों अवेलेबल हैं तो ये होना चाहिए। ठीक है, परंतु अगर कोई कंडीशन ऐसी हुई और सपोज ये दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो पाई, तब हम इस थर्ड कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। उस केस में हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव का ये कहना है कि अगर ये दो हों तो ये होना चाहिए, ये दो नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला रिलेशन है 1, 2, 2, 3 एंड 1, 1। तो अभी आप देखिए 1, 2 है, अभी 2 से शुरू होने वाला एक और ऑर्डर्ड पेयर है, तो देखते हैं 1, 2 है, 2, 3 है। तो अभी देखिए यहाँ ये वाली कंडीशन अवेलेबल है, A, B, B, C वाली कंडीशन अवेलेबल है। 1, 2 है, 2, 3 है, तो अभी 1, 3 होना चाहिए, है ना, 1, 3 होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ 1, 3 अवेलेबल है? नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हुई ये बात? सिंपल सा एग्जांपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 होना चाहिए, तो 1, 3 है, बहुत अच्छा। चलो अभी लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बाकी और जितने भी पॉसिबल है वो भी हमें चेक करना पड़ेंगे। तो 1, 2 से शुरू होने वाले 2, 3 था, वो हमने क्रॉस चेक कर लिया। उसके अलावा 2 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है, तो यहाँ 1, 2 का काम तो हो गया ख़त्म। अभी देखते हैं 2, 3। तो 2, 3 में सेकेंड एलिमेंट है 3, तो अब आप 3 से शुरू होने वाला ऑर्डर्ड पेयर ढूंढिए। अगर अवेलेबल हो तो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन अवेलेबल नहीं है तो 2, 3 का भी काम हो गया ख़त्म। 1, 3 तो फिर 3 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना है, अगर नहीं है तो काम ख़त्म। इसका मतलब यहाँ पर ये जो रिलेशन है दिस इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 2, 1। अब 2, 1 जो है इसमें 1 पर ख़त्म हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर, तो अगला हमें एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना है जो 1 से शुरू होता है। तो 2, 1 है और फिर 1 से शुरू होने वाला 1, 1 है। तो अभी ये A और B हुआ और ये B और C हुआ, तो A और C कौन सा होगा? A है 2 और C है 1, मतलब 2, 1 होना चाहिए, और 2, 1 अवेलेबल है हमारे पास। तो 2, 1 और 1, 1 इससे मिलकर बनने वाला है 2, 1। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 1 और 1, 1 इससे मिलकर बनने वाला है 2, 1। ये होना चाहिए,
और 2,1 अवेलेबल है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जितने भी ऐसे रिलेशन होंगे या ऐसे पेयर्स होंगे जिनमें 1,1, 2,2, 3,3 ऐसे कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हैं डबलेट वाले, तो उनकी वजह से तो आपको हमेशा ही ट्रांजिटिव कंडीशन मिलेगी, तो उन्हें आपको हर बार क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि जब भी कोई डबलेट वाली कंडीशन है तो वहाँ आपको ट्रांजिटिव चेक नहीं करना है, वो तो ट्रांजिटिव होगा उस पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर की वजह से। बाकी हो सकता है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हो जिसकी वजह से वो ट्रांजिटिव ना हो पा रहा हो, बाकी उस डबलेट की वजह से तो आपको कभी ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट रिलेशन है 1,2, 2,1। तो अभी देखिए 1,2 ये ए बी हुआ, फिर 2,1 ये बी सी हुआ। तो अभी 1,2 और 2,1 है, तो 1,1 होना चाहिए, वो अवेलेबल है, और अगर वो अवेलेबल है तो इसका मतलब पहली जो रिक्वायरमेंट है ट्रांजिटिव की वो तो कंप्लीट हो गई हमारी। अभी इसी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो 1,2 हो गया, अभी 2,1 है। 2,1 है, अभी 1 से शुरू होने वाले बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढते हैं। तो 2,1 है और एक 1,2 है, तो ये हमारा हुआ ए बी और ये हुआ हमारा बी सी। अब इसके अकॉर्डिंग जो ए सी बन रहा है वो है 2,2। ठीक है, अभी 2,2 यहाँ होना चाहिए लेकिन अवेलेबल नहीं है। अगर 2,2 होना चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम पहली बार ऑर्डर्ड पेयर का अरेंजमेंट देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ चलो 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है, काम खत्म हो गया ट्रांजिटिव। बट आप सेकंड वाले को क्रॉस चेक करना भूल जाते हैं। तो यहाँ आपको हर ऑर्डर्ड पेयर से जितने भी पॉसिबल ग्रुप बनते हैं उन सभी को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आई होप यहाँ एक जो डाउट जनरली होता है स्टूडेंट्स को वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट है 1,3 है, तो अभी 3 से शुरू होने वाले बाकी ढूंढते हैं हम। 1,3 है और अब 3,1 है, तो 1,1 होना चाहिए। 1,1 कहीं आपको दिख रहा है क्या? नहीं है। अगर 1,1 नहीं है तो यहीं पर पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी आगे आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। 2,3 है, अब 3 से शुरू होने वाला 3,3 है, तो 3,3 की वजह से तो कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी 2,3 है और उसके अलावा 3 से शुरू होने वाला कुछ नहीं है, तो ये इसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2,3 है तो 3 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है, तो इसका भी काम खत्म। 2,4 है, 4 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है, तो उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का ग्रुप नहीं मिल रहा है जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी वाली कंडीशन को। जितने हैं वो ऑर्डर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये कंडीशन बन ही नहीं रही है। तो जब ये कंडीशन बन ही नहीं रही है तब हमें क्रॉस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और इस केस में हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर हो तो ये ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, परंतु जहाँ ये दो ऑर्डर्ड पेयर का ग्रुप नहीं बन पा रहा हो तब हमें थर्ड को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में उसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह देंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 1,2, 3,3। अभी 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? नहीं है। नहीं है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3,3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4,4, फिर 4 से स्टार्ट होने वाला भी कोई नहीं है, मतलब हमें क्रॉस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई गलती या गड़बड़ी नहीं है। आई होप कि ट्रांजिटिव कब होगा और कब नहीं होगा ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग भी है, और इसीलिए हम इतने डिटेल में बार बार इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है
उसके आगे कंटिन्यू करने वाला अगला ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप लोगों ने इतना समझ लिया है कि कब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। अब अगर कोई एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आज हम उसकी बस डेफिनेशन भर देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की ये डेफिनेशन है कि a relation R in a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। मतलब ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को वो फुलफिल करता है तो उस पर्टिकुलर रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, फिर अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे इस पर बेस्ड एग्जांपल्स। थैंक यू।